नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। देखिए, छंद पढ़ रहे थे अपन। छंद में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो वैदिक छंद और एक लौकिक छंद। वैदिक छंद के प्रकार पढ़ लिए थे। लौकिक छंद 2 तरह के होते हैं, एक तो मात्रिक और एक वर्णिक। मात्रिक छंद में अपने को केवल एक छंद पढ़ना है, आर्या, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। वर्णिक छंद पढ़ेंगे। वर्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। तो यहां से लिखिए, वर्णिक छंद और वर्णिक छंद के 3 प्रकार। नंबर 1, समवृत या समवर्णिक छंद। पहला है समवृत या समवर्णिक छंद। दूसरा है अर्ध समवृत या अर्ध समवर्णिक छंद। और तीसरा है, इसी के आगे इस तरह से आपको तीर लगा के लिखना है। मेरे पास यहाँ जगह कम है, इस वजह से इधर लिख रहा हूँ। तीसरे में क्या लिखोगे? विषमवृत या विषमवर्णिक छंद। ये 3 प्रकार हैं वर्णिक छंदों के। और इन 3 प्रकारों की परिभाषा क्या है, वो परिभाषा आपको इसके बाद लिखनी है। पहले इस तरह से टेबल बना लीजिए। अब लिखिए परिभाषा। लिखिए, छंद के 2 भेद होते हैं। छंद के 2 भेद कौन कौन से? वैदिक और लौकिक। किंतु वृत्त के 3 भेद होते हैं। जो छंद के 2 भेद वैदिक और लौकिक, फिर उसके बाद लौकिक छंद के 2 भेद मात्रिक और वर्णिक। वर्णिक छंद को क्या कहते हैं? वृत्त। तो वृत्त के 3 भेद होते हैं। मात्रिक छंद को जाति तथा वर्णिक छंद को व्रत कहा जाता है। सबसे पहला है वृत्त के 3 भेद में से पहला है समव्रत। जिस छंद के चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है वह समव्रत कहलाता है, जैसे वसंत, तिलका, मालिनी आदि। दूसरा है अर्ध समव्रत। जिस छंद के 2 चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है वह अर्ध समव्रत कहलाता है, जैसे वियोगिनी। और विषमव्रत। जिस छंद के चारों ही चरणों में वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वह विषमव्रत कहलाता है। तो तीनों प्रकार के छंद देख लिए अपन ने। व्रत या वर्णिक छंद के 3 भेद हैं, समव्रत, अर्ध समव्रत और विषमव्रत। इसके बाद देखते हैं छंद शास्त्र में कुछ पारिभाषिक शब्द आते हैं जो अपने को समझने हैं, किसको क्या चीज़ कहते हैं। जैसे अक्षर किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, चरण किसे कहते हैं या पाद किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, गण किसे कहते हैं। ये चीज़ें अब अपने को देखनी है। तो इन चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अक्षर। अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सके। जैसे अ के हम ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे ये क हलन थे, इसके ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसे भी अक्षर या वर्ण कहेंगे। लेकिन इस क को अक्षर या वर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि इस क में क प्लस अ मतलब अभी टुकड़े हो सकते हैं। अब टुकड़े होने के बाद और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, तो इनको अक्षर या वर्ण कहेंगे, परंतु इसको अक्षर या वर्ण नहीं कहेंगे। जैसे म या माँ, तो इसको अपन 2 टुकड़ों में म प्लस आ कह सकते हैं। तो ये दोनों अक्षर या वर्ण हैं, क्योंकि इनके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। आ को आप अ प्लस अ कह सकते हो, लेकिन ये अ प्लस अ भी इस अ का ही दीर्घ रूप है आ, मतलब स्वयं में ही एक अक्षर है।
ये सारी चीज़ें अपन ने वर्ण विचार में पढ़ी थी। अक्षर आ गया समझ में। इसके बाद देखते हैं मात्रा। ये भी वर्ण विचार में बताया था। मात्रा किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, अभी लिखना नहीं है आपको, केवल समझना है। लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा। जैसे व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? अर्धमात्रा। इसके बाद स्वर में ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा। दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होती है? दो मात्रा। और प्लुत स्वर की कितनी मात्रा होती है? तीन मात्रा। ये मैंने वर्ण विचार में समझा दिया था कि मात्राएं क्या होती है। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। मात्रा के बाद देखते हैं पाद या चरण। पाद या चरण। पाद या चरण क्या होते हैं? देखो, एक छंद को जब अपन लिखते हैं तो उस छंद में सामान्यतया 4 लाइनें होती है। कितनी लाइनें होती है? 4 लाइनें। इन 4 लाइनों में से प्रत्येक लाइन को हम एक चरण या एक पाद कहते हैं। जैसे कोई भी एक लाइन लिख ली, उसी छंद की दूसरी लाइन, उसी छंद की तीसरी लाइन और उसी छंद की चौथी लाइन, तो इस छंद में कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। मतलब कुल मिला के छंद का चौथा हिस्सा, 1/4 जो हिस्सा होता है, उसको अपन पाद या चरण कह सकते हैं। अभी आगे जाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। किसी भी छंद में सामान्यतया 4 चरण होते हैं। सामान्यतया, सब जगह नहीं, सामान्यतया। इसके बाद देखते हैं यति। यति किसे कहते हैं? विराम या रुकना। जब भी हम किसी छंद को बोलते हैं तो उसको बोलते टाइम बीच बीच में सांस लेने के लिए रुकते हैं। जैसे हिंदी में समझा देता हूँ। बड़ा भया तो क्या भया। अब यहाँ पर भया के बाद रुक गए अपन, तो इसको ही विराम कहेंगे। जहाँ पर बोलते बोलते हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसी को विराम कहते हैं। और इस विराम को छंदों की भाषा में क्या कहते हैं? यति। जब छंदों में हम कहीं पर रुकते हैं बोलते टाइम, तो उसको यति कहते हैं। ये यति सामान्यतया एक चरण में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। दोनों बातें, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। लेकिन जहाँ पर चरण समाप्त होता है, मतलब एक लाइन समाप्त होती है, वहाँ पर अपने को अवश्य ही रुकना पड़ता है। मतलब वहाँ पर रुकना जरूरी होता है ताकि हम सांस ले सकते हैं और वापस जो छंद की गति है उसको प्राप्त कर सकें। तो प्रत्येक चरण की समाप्ति पर अवश्य ही रुकना पड़ता है। अगर कोई चरण ज़्यादा लंबा है, जैसे 15 मात्राएं हैं उसमें, तो उसमें बीच बीच में आधे आधे में करके अपन रुक सकते हैं। तो बीच में हम रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन चरण की समाप्ति पर अवश्य ही रुकते हैं। और इसी रुकने को क्या कहते हैं? यति। इसके बाद है अवसान। अवसान का मतलब क्या होता है? वर्णों की समाप्ति। वर्णों की समाप्ति। जैसे कोई लाइन है, ये मैंने ये लाइन लिख दी, वर्णों की समाप्ति, तो इसके बाद कोई भी वर्ण नहीं है, तो यहाँ की कौन सी संज्ञा होगी? अवसान संज्ञा। मतलब जहाँ पर वर्ण समाप्त हो गए वहाँ पर क्या कहेंगे हम? कि वर्णों का अवसान हो गया या वर्णों की समाप्ति होगी। यहाँ पर वर्णों का अभाव है, इस वजह से यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? अवसान संज्ञा। ये अवसान हो गया। और लास्ट है गण। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को। जैसे यशोदा, इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3। तो 3 वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? गण। मतलब 3 वर्ण बराबर 1 गण। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ये गण मात्राओं के अनुसार अलग अलग होते हैं। आगे जब गण विधायक सूत्र बताऊंगा तो वहां पर समझ में आएगा ये।
अभी यहाँ पर आपको केवल ये समझना है कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिए, छंद शास्त्र से संबंधित पारिभाषिक शब्द। सबसे पहले अक्षर के बारे में मैंने बताया था, तो अक्षर की परिभाषा है न शरति इति अक्षरः, मतलब जिसका शरण नहीं होता या जो कम नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। हिंदी में परिभाषा है, भाषा की वह लघुतम इकाई अक्षर या वर्ण कहलाती है जिसमें कोई परिवर्तन या विकार संभव नहीं हो, मतलब जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकें उसे अक्षर कहते हैं। अभी मैंने समझाया था, जैसे क। मात्रा, वर्णोच्चारण से कालो मात्रा, वर्ण के उच्चारण का समय मात्रा कहलाता है। सा ऋष्व परिमाणाच, और उसे ऋष्व के आधार पर नापा जाता है। ऋष्व, फिर 2 ऋष्व मिल जाएंगे तो दीर्घ, 3 ऋष्व मिल जाएंगे तो प्लुत, इस तरह से। तो अपने छंद में केवल 2 ही मात्राएं होती है, एक तो लघु होती है, एक गुरु होती है। तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। एक मात्रा में, या लगने लिखना, एक मात्रा में लगने वाला समय किसी ऋष्व वर्ण के उच्चारण काल के परिमाण मतलब समय के बराबर होता है। मात्रा के कितने भेद होते हैं छंदों में? अपन छंदों में बात कर रहे हैं, 2 भेद। वैसे तो 3 भेद होते हैं प्लुत भी, लेकिन वो वर्ण विचार में होते हैं। छंदों में मात्रा के 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो लघु और एक गुरु। तो मात्रा का संकेत क्या है? कहीं पर लघु मात्रा है तो अपन ये आई जैसा चिन्ह लगाएंगे उसके ऊपर, और कहीं पर गुरु मात्रा है तो उसके ऊपर एस जैसा चिन्ह लगाएंगे। तो ये लिख लो। इसके बाद अभी बहुत सारे शब्द, पारिभाषिक शब्द लिखने हैं अपने को। लिखिए नंबर 3, पाद। पाद यानी चरण, श्लोक का चौथा भाग। तो पाद, इसकी परिभाषा है ज्ञेय पादश्च चतुर्थांशः, यानी श्लोक का चतुर्थांश पाद या चरण कहलाता है। श्लोक का 1/4 भाग। अब लौकिक छंदों में तो 4 चरण होते हैं, किंतु वैदिक छंदों में पादों की या चरणों की संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं, अनुष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं, और पंक्ति छंद में 5 पाद होते हैं। इस तरह से वैदिक छंदों में इनकी संख्या अलग अलग होती है, लेकिन लौकिक छंद में सामान्यतः 4 चरण या 4 पाद ही मिलते हैं। चौथा है यति। यति विच्छेद संज्ञिका, मतलब जो विच्छेद या तोड़ने वाली होती है उसे यति कहते हैं। श्लोक का उच्चारण करते समय जिस स्थान पर विराम लिया जाता है या श्लोक को तोड़ा जाता है उसे यति कहते हैं। जहाँ पर रुका जाता है या श्लोक को तोड़ा जाता है उसे यति कहते हैं। यति का प्रयोग पादांते यति सर्वत्र, सभी जगह जहाँ चरण का अंत हो रहा है या पाद का अंत हो रहा है वहाँ पर यति का प्रयोग होगा। श्लोकार्धे तु विशेषतः, और विशेष रूप से यति का प्रयोग होगा जब आधा श्लोक पूरा हो जाएगा। वहाँ पर अपन थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं, इस वजह से वहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग होता है। इसका मतलब है प्रत्येक पाद या चरण के अंत में अनिवार्य रूप से यति का प्रयोग होता है, जबकि श्लोकार्ध में अर्थात द्वितीय चरण की समाप्ति पर, 4 चरण होते हैं तो आधा श्लोक कब होगा? द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण की समाप्ति पर विशेष रूप से यति का प्रयोग किया जाता है। तो इसको लिख लो पूरे को। और आज के वीडियो की लास्ट नियम लिख लो। अवसान संज्ञा, विरामो अवसानम, ये अवसान संज्ञा विधायक सूत्र है। इसका मतलब है वर्णानाम अभाव अवसान संज्ञा स्यात्, वर्णों का जहाँ अभाव हो जाता है या वर्ण खत्म हो जाते हैं उसे अवसान संज्ञा कहते हैं। अर्थात विराम की अवसान संज्ञा होती है, अर्थात वर्णों का अभाव ही अवसान कहलाता है। जैसे अब इसके बाद कोई वर्ण नहीं है तो यहाँ पर अवसान हो गया। और छठा है गण। वर्ण त्रिकम गणम, मतलब 3 वर्णों को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है और गणों की संख्या 8 होती है। ठीक है, ये 8 गण कैसे बनते हैं, गण विधायक सूत्र क्या होता है, ये कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।